कुछ पुलिस वाले और सादी वर्दी में कुछ लोग हाथ में डंडे लेकर लोगों को नियंत्रित भी कर रहे हैं। सजा की इन्हीं तस्वीरों पर संग्राम शुरू हो गया है। ये तस्वीरें इंदौर के देपालपुर की हैं। रविवार को इंदौर में कोरोना नियम तोड़ने वालों को तहसीलदार ने सजा के तौर पर ऐसे सड़कों पर मेंढक दौड़ लगवाई। खुद प्रशासन की तरफ से इसका वीडियो सोशल मीडिया पर डाला गया। लेकिन बवाल तब शुरू हुआ जब आरोप लगा कि सजा के दौरान लोगों को लात घूंसे भी मारे गए। इसी बात को लेकर कांग्रेस ने तहसीलदार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। खुद दोस्तों, मैं आरिफ खान, क्राइम एक्सप्लोरर न्यूज़ रूम से। ये तस्वीरें जो देखी ये मध्य प्रदेश के इंदौर से थीं। आपने देखा कि इस सेकुलर कंट्री में इंसानों के साथ में किस तरह का व्यवहार कर रहा है। ये माना कि उन्होंने लॉकडाउन तोड़ा, लेकिन उसके सरकार ने कुछ नियम कानून बनाए हैं कि उनके तहत उसको सज़ा दी जाए, न कि यह है कि उनको इस तरह से जानवरों की तरह उनको चाल चलाई जाए, जानवरों की तरह हकाल कर और उनको लात और घूंसे मारे जाएं। इस तरह से एक अमानवीय व्यवहार किया जाए, इस पर वहाँ के डीएम ने और उसके अलावा अन्य कई सियासी तंजीमों ने एतराज़ जताया है और कहा है कि इसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, नहीं तो जनता सड़कों पर उतर आएगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। दोस्तों, कोरोना ने बुरा हाल मचा रखा है। उससे संबंधित ये मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। देखिए और होशियार हो जाइए और वो सब उपाय कीजिए जिससे कि कोरोना आप तक नहीं पहुँचे। जो सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन कीजिए। एक बेटी की लाचारी दिखा रही ये तस्वीर दिल तोड़ रही है। एक बेटी की छटपटाहट दिखाती ये तस्वीर गुस्सा दिला रही है। ये तस्वीर बता रही है कि हम किस कदर अपनों को खोने के लिए मजबूर हो चुके हैं। एक माँ जो लाखों दुख सहकर अपनी औलाद को जन्म देती है, वो माँ कोरोना से जंग हार गई और बेटी अपनी सांसें माँ को देकर उसे जिंदा रखने की जद्दोजहद हार गई। सब कुछ ठीक है वाले बयान के साथ काम कर रहे सिस्टम को कोसती ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के बहराइच की है। ये तस्वीर बता रही है कि किस तरह एक लाचार बेटी तड़पती रही, लेकिन अपने वादों और दावों के बाद गायब हो जाने वाले नीति नियंताओं की अनदेखी एक मां की जिंदगी लील गई। कोरोना संक्रमित इस महिला को सांस की दिक्कत होने पर अस्पताल लाया गया था, लेकिन अस्पताल में ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी। अपनी मां को किसी भी हाल में बचाने के लिए बेटी ने खुद जान खतरे में डालते हुए उसे अपने मुंह से सांस देने की कोशिश की। लेकिन नियति को, या यूं कहें कि सड़ चुके सिस्टम को, कुछ और ही मंजूर था। जिस मां ने इस बेटी को जन्म दिया वो उसके सामने ही तड़प तड़प कर मर गई। एक मां की ये लाचार मौत उस सिस्टम के मुंह पर तमाचा जड़ रही है जो कहता है कि सब ठीक है, लेकिन क्या वाकई सब ठीक है? सबसे बुरी मार झेल रहा है। अस्पताल के अंदर और बाहर लोगों की जिंदगी बचाने की जद्दोजहद जारी है। बीमार लोगों का इलाज करते करते अब डॉक्टर खुद बीमार पड़ने लगे हैं। डॉक्टर्स और साइकाइट्रिस्ट का दावा है कि संसाधनों के अभाव में काम करने वाले डॉक्टर्स पर काफी बुरा असर पड़ रहा है। ऑक्सीजन और दवाओं के अभाव में डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। साथ ही 18-18 घंटे काम करने की वजह से डॉक्टर्स भी मानसिक तनाव का शिकार हो रहे हैं। ये जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये नेशनल खबर है, लेकिन बहुत दिलचस्प है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स और उनकी पत्नी मेलिंडा गेट्स ने शादी के 27 साल बाद तलाक लेने का फैसला किया। 27 साल बाद। हम लोगों के यहाँ 27 साल के बाद में नानी नाना दादी दादा हो जाते हैं
और उसके बाद में उनके एक जीवन की, हम लोगों की एक दूसरी कहानी शुरू होती है कि बस अब बच्चे खिलाओ और जीवन गुजारते रहो। लेकिन वो 27 साल बाद तलाक ले रहे हैं, और क्या कह के तलाक ले रहे हैं? उनका कहना यह है कि अब हमें लगता है कि हम बाकी जीवन के सफ़र पे एक साथ नहीं चल सकते, इसलिए हम लोगों का अलग अलग होना ठीक है। तो उन्होंने ये कहा है कि हम लोगों का अलग अलग होना ठीक है। बहरहाल ये तो उनका और यही हमारी तहज़ीब में एक फ़र्क है, लेकिन उन लोगों की इस बात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ज़िंदगी कभी भी किसी जगह पे भी ख़त्म नहीं होती, वो हमेशा आगे बढ़ती रहती है। अगली खबर का रुख करते हैं। दोस्तों, कोरोना का ख़तरा अभी भी कम नहीं हो रहा है। कोरोना तो हिंदुस्तान में बहुत कम था और दूसरे कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा था, लेकिन उन लोगों ने अपनी अवेयरनेस, जागरूकता के कारण उस पर काबू पा लिया। अमेरिका में देखा था आपने कितना बुरा हाल था, लेकिन अमेरिका में भी काबू पा लिया गया है, इजराइल में भी काबू पा लिया गया है, और आज अमेरिका ने एक फरमान जारी किया है, अंतरिम आदेशों तक भारत से कोई आदमी वहाँ पर सफ़र नहीं कर पाएगा। इसमें बुद्धिजीवियों और पत्रकारों को छोड़ दिया गया है। बहरहाल ये खबरें जो आ रही हैं बहुत गलत खबरें आ रही हैं, क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर जितनी मोर्टिलिटी हो रही है और जिस हिसाब से कोरोना बढ़ रहा है आगे, उसका सही अंदाज़ा अगर आप लगाएंगे तो हैरान रह जाएंगे। शमशानों के बाहर अब बोर्ड लगा दिए गए हैं कि यहाँ पे फोटोग्राफी करना मना है। सरकार नहीं चाहती है कि शमशान से जो सही आंकड़े निकल कर आते हैं कि वो आम जनता तक पहुँचे कि कोरोना से कितनी मौतें हो रही हैं। और इसके अलावा अस्पतालों में भी जाने पर भी अटेंडेंट की और पत्रकारों की पाबंदी लगाई जा रही है, ताकि वहाँ पर क्या चल रहा है इसकी सही रिपोर्टिंग नहीं हो सके। बहरहाल देखना है कि आगे क्या होता है। अब इस लॉकडाउन को लेकर यात्रियों की कमी झेल रही रेलवे ने भी एक नया फैसला लिया है। रेलवे ने पश्चिमी बंगाल को चलने वाली 10 ट्रेनों को रद्द कर दिया है, अग्रिम आदेशों तक रद्द कर दिया है, क्योंकि पैसेंजर मिल नहीं रहे थे और ट्रेनें ऐसी चल रही थी। बहरहाल अब एक खबर और भी है जो बड़ी डराने वाली है कि ये कोरोना ने देहात का रुख किया है और यूपी सरकार इसके लिए बड़ी फ़िक्रमंद है। 97,000 गाँवों में कोविड टेस्टिंग का अभियान अब चलाने की शुरुआत की गई है। ये जो देहात की तरफ जो रुख किया है, ये क्यों रुख किया है ये तो आप समझते होंगे। जो इस वक्त जो ग्राम पंचायतों का जो चुनाव हुआ, लोग एक दूसरे से मिलकर आए, शहरों में रहे, इधर उधर रहे, तो कोरोना के जो चैन वहाँ से जाहिर सी बात है कि आगे को बढ़ना ही थी। तो ये सब चुनाव आयोग की देन है, और इसी के संबंध में मैं आपको आगे खबर बताऊंगा कि चुनाव आयोग ने क्या कहा है। दोस्तों, आज भी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी डराने वाली हैं। ऑक्सीजन की कमी के कारण कई मरीज़ अपनी ज़िंदगी की जंग हार गए हैं। दोस्तों, न्यूज़ रूम से ख़बर में बोलना, अखबारों में पढ़ना आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए बहुत आसान है, लेकिन जिसके साथ में ये घटना घटती है, जिसके घर का कोई आदमी मर जाता है, तो ये तो उसी से पूछिए कि उसके दिल पर क्या गुजरती है। लेकिन इस ऑक्सीजन की वजह से कोई एक घर बर्बाद नहीं हुआ, कोई एक आदमी नहीं मरा। रोज़ाना की खबरें आ रही हैं कि कितने आदमी मर रहे हैं और कितने आदमियों के लिए ज़िंदगी ऐसी ख़तरे में है कि उनको ऑक्सीजन अगर नहीं मिली तो वो भी किसी टाइम में भी लुक़्मा अजल बन सकते हैं। सवाल ये है कि हमारी सरकार जो माना कि अभी तक इस ओर ध्यान नहीं दिया, इसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी रही, या एकदम से इतना ज़्यादा इसका जो सेकंड स्ट्रेंथ था वो एकदम से आ गया, जिसकी वजह से समझने का मौका नहीं दिया। लेकिन अब 3 सप्ताह गुजर जाने के बाद में भी सरकार ने ऑक्सीजन पे कंट्रोल क्यों नहीं किया, ऑक्सीजन की फ्राहमी को सुचारू रूप से क्यों नहीं अभी बरकरार किया है, ऑक्सीजन की सुचारू सप्लाई क्यों नहीं हो पा रही। 3 हफ्ते गुजरने के बाद भी ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है, इसका क्या कारण है? क्या हम लोग इतनी बड़ी सरकार चलाने के बाद में इतने बड़े देश में इतने पंगु हो गए हैं कि एक ऑक्सीजन की सप्लाई को भी सही तरह से सुचारू नहीं कर सकते? जिस दिन ये ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू हो गई, उस दिन दोस्तों मोर्टिलिटी में भी कमी आ जाएगी। अब देखना यह है कि सरकार इस पर क्या करती है और किस तरह से जल्दी काबू पाती है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मद्रास हाई कोर्ट ने लताड़ मचाई थी और ये कहा था कि ये सब कोरोना को फैलने की जिम्मेदारी जो है चुनाव आयोग की है, चुनाव आयोग को हत्यारा करार दिया जाए, उस पर हत्या का मुकदमा चलाया जाए। इसी को लेकर चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट के खिलाफ एक याचिका दाखिल की और कहा कि उसका कोरोना से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो सिर्फ चुनाव कराने से मतलब है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। उनके वरिष्ठ वकील जो थे उन्होंने जाकर ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट में कहा। तो दोस्तों, बड़ी सोचने वाली बात है और बड़ी ताज्जुब की बात है कि जो अपने आप को ये कहता हो कि हम इस देश के संवैधानिक इकाई हैं, संवैधानिक इकाई के ऊपर कोर्ट ने इस तरह से जो तंज किया है वो ठीक नहीं है। तो संवैधानिक इकाई देश की है और उन्हें ये नहीं मालूम है कि देश के हालात क्या हैं, देश में कोरोना
कि सेकेंड स्ट्रेन से कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग मर सकते हैं। जब सेकेंड स्ट्रेन था तो चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव कराने का क्यों फैसला किया? क्या ये चुनाव 3 महीने बाद नहीं हो सकते थे? क्या ये चुनाव 4 महीने बाद नहीं हो सकते थे? जब ये एक वेव थी जो ख़त्म हो जाती है उसके बाद में भी हो सकते थे। लेकिन चुनाव आयोग ने उस वक़्त कराकर सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों को संक्रमित कर दिया और सैकड़ों लोगों को मौत के मुंह में पहुंचा दिया। तो इसके जिम्मेदार चुनाव आयोग अब नहीं है तो और कौन है? आज वो अपने पर से पल्ला झाड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। और जो हमारे पर ये उसने मद्रास हाई कोर्ट ने जो तंज कसा है या हमारे पर जो टिप्पणी की है ये गलत है। मैं तो कहता हूँ कि ये बिल्कुल गलत नहीं है। जो मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है बिल्कुल सही कहा है। और अगर ये मानता है कि उसके साथ में गलत हुआ है तो मैं तो ये राय दूंगा सरकार को कि इसका रेफरेंडम करा दिया जाए, पूरे हिंदुस्तान में रेफरेंडम कराया जाए कि चुनाव आयोग ने इस वक्त जो चुनाव कराए वो सही थे, वो सही फैसला था या गलत फैसला था। जो उसके नतीजे में जो रिजल्ट आए उसी के हिसाब से उस पर कार्रवाई हो। लेकिन ऐसा करेगा कौन? क्योंकि हर शाख पे, चलिए छोड़िए, बात आगे करते हैं दूसरी खबर। चलते चलते रामपुर की खबर बताता चला जाऊँ। रामपुर जिलाधिकारी ने एक अच्छा फैसला किया है। उन्होंने ज़िला अस्पताल में जो बीमारों के अटेंडेंट हैं, तीमारदार हैं, उनके ऊपर पाबंदी लगाई है। उन्होंने कम से कम लोग रहेंगे वहाँ पर। उसके अलावा पत्रकार जिनके नेगेटिव जिनके पास में रिपोर्ट होगी वो लोग वहाँ पे कवरेज के लिए जा सकेंगे पास मिलने के बाद। और वहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं लगना चाहिए क्योंकि भीड़ भाड़ से तो संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। दूसरी बात ये कि जिस तरह से और दिनों से खबरें आ रही हैं कि अराजक गतिविधियाँ हुई हैं, दूसरी जगहों पर तोड़फोड़ अस्पतालों में मोर्टिलिटी के कारण हुई है, तो कहीं ऐसा ना हो कि रामपुर में भी हो। तो उन्होंने इसके लिए रोक लगाई है। मैं तो कहता हूँ कि इससे भी आगे बढ़कर उन्हें ये भी और करना चाहिए। जो प्राइवेट अस्पताल में जो पेशेंट भर्ती हैं या जा रहे हैं उनके सिर्फ 1 या 2 अटेंडेंट वहाँ पर रहना चाहिए। उसके अलावा फालतू भीड़ नहीं लगनी चाहिए। बहुत से लोग प्राइवेट अस्पतालों में रातों को पहुंचते हैं, वहाँ जाके गुंडाई दिखाते हैं, बदमाशी दिखाते हैं, पेशेंटों के बारे में अपनी बातें करते हैं। डॉक्टर परेशान है लेकिन वो डॉक्टर होता है, वो सब जगह हर चीज़ की शिकायत ना पुलिस से कर सकता है ना प्रशासन से कर सकता है। लेकिन उन लोगों को रोकने के लिए वो सब भी ज़रूरी है कि बाहर के लोगों का जाना वहाँ के अस्पतालों में बिल्कुल बंद होना चाहिए। हर अस्पताल में 2 पुलिस वालों की ड्यूटी हो जो ये चेक करें कि जो उसके साथ में उसके सगे रिश्तेदार 1 या 2 मौजूद हैं, बस वही रहें। और जो भी कोई बाहर से आने वाला व्यक्ति हो उसको अस्पताल के अंदर एंट्री नहीं करने दी जाए। दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। बहुत बुरा वक्त चल रहा है। सिर्फ हम अपना ख्याल रखेंगे तो अपने आप को बचा पाएंगे, अपने परिवार को बचा पाएंगे, अपने देश को बचा पाएंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो वैक्सीन लगवाएं। बिना ज़रूरत घर से बाहर नहीं निकलें और घर से बाहर जब निकलें तो मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करें। सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। बहुत ज़रूरत हो तब घर से बाहर जाएं। इसी टाइप की वीडियो मैं लेकर आता हूँ, आपके सामने पेश करता हूँ। आपसे उम्मीद है कि आपको पसंद आती होंगी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।